हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका हमारी क्लास के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इसी एग्जाम सीरीज के अंदर आज हम मैराथन क्लास लेके आए हैं M2 मॉड्यूल की। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर जो आज क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, मैंने वो भी सारे ऐड ऑन कर रखे हैं और जो आ सकते हैं वो भी। तो इस जो मैराथन क्लास है इसको जो देख के जाएगा वो एक पूरा M2 मॉड्यूल इसके अंदर मैंने डालने की कोशिश करी है। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एंगुलर जेएस इज डेवलप बाय। जो एंगुलर जेएस इसको किसने डेवलप किया था, उसको डेवलप किया था गूगल के अंदर एम्प्लॉय थे उन्होंने, मिस्को हैवरी नाम था। और कब किया था एंगुलर जेएस को, 2009 के अंदर। फिर गूगल को इन एम्प्लॉय का जो ये कंसेप्ट था एंगुलर जेएस का बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो गूगल ने इसको क्या कर लिया था, उनसे परचेज कर लिया था। अभी करंटली कौन मेंटेन कर रहा है एंगुलर जेएस को, गूगल मेंटेन कर रहा है। कब आई थी, 2009 में। मिस्को हैवरी और एक और इनके फ्रेंड थे, इन्होंने मिलकर एंगुलर जेएस को बनाया था। एंगुलर जेएस किसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। किस लैंग्वेज में बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में बनी हुई है। एंगुलर जेएस क्या है, एक फ्रेमवर्क है। कब बना था, 2009 में। अभी कौन मेंटेन कर रहा है, गूगल। क्यों यूज करते हैं, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हम एंगुलर जेएस का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इससे हम कैसी वेबसाइट बना सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट हम बना सकते हैं। एंगुलर जेएस कहाँ पे स्टार्ट यूज कर सकते हैं, तो एंगुलर जेएस हम फ्रंट एंड पे यूज कर सकते हैं। तो ये एंगुलर जेएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाकी और भी आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अगली है हमारा क्वेश्चन, विच डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड एन HTML एलिमेंट विद एंगुलर जेएस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, इसको पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो जब भी बात आए किसकी, बाइंड HTML एलिमेंट को किसके साथ, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के साथ, तो हम किसका यूज करेंगे, NG मॉडल का यूज करेंगे। इसके अंदर आपसे टैग भी पूछा जाता है, तो एक तो टैग यूज होता है आपका सेलेक्ट, एक होता है आपका टेक्स्ट एरिया इसके अंदर यूज होता है, और एक इनपुट इसके अंदर यूज होगा। तो ये तीन टैग इसके अंदर यूज करे जाते हैं, किसके अंदर, एंगुलर जेएस के अंदर। तो जहां पे भी ये तीन टैग आपको दिखे तो आपको किसको टिक करना है, एंगुलर जेएस को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव बूटस्ट्रैप या फिर इनिशियलाइज एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है तो सबसे पहली जो डायरेक्टिव हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, NG ऐप होगी। एनजी का मतलब क्या होता है, एनजी का मतलब होता है एंगुलर। और मोस्टली जितनी भी डायरेक्टिव आप एंगुलर जेएस के अंदर देखोगे उन सब के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आपको दिखेगा, एनजी हाइफन, कईयों के आगे आपको ए हाइफन दिखेगा, कईयों के आगे आपको डेटा दिखेगा, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनजी ही दिखेगा। तो एग्जाम में एनजी से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंगली पढ़ना है फिलहाल तो। अगला क्वेश्चन देखो, इन एंगुलर जेएस विच डायरेक्टिव बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल। देखो वही क्वेश्चन दोबारा से, बट फॉर्मेट चेंज करा गया है इसका। क्या बोल रहा है, बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल। जहां पे भी HTML कंट्रोल की बात आए, इनपुट टैग हो, सेलेक्ट हो, टेक्स्ट एरिया हो, बिना देखे आपको किसको टिक करना है, NG मॉडल को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप किसको टिक करोगे, NG मॉडल को। अगला क्वेश्चन है, सिंबल पूछा गया है किसका, एक्सप्रेशन का, किसके अंदर, एंगुलर जेएस के अंदर। तो डबल करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी MCQ सीरीज देखी होगी M2 मॉड्यूल की, तो उसके अंदर ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन है। तो जिन्होंने वो सीरीज अच्छे से कर लिया तो उनकी ये रिवीजन हो जाएगी, बट जिन्होंने नहीं करी है उनकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो मैं सुजेस्ट करूंगी, अभी भी टाइम है, अभी भी आप उस MCQ जो सीरीज है हमारे यूट्यूब के ऊपर, उसको आप जरूर से देखें एग्जाम देने से पहले। अगला क्वेश्चन देखो, विच डायरेक्टिव इज यूज टू क्रिएट अ लूप। लूप का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज नंबर ऑफ टाइम रिपीट कराना चाहते हो, आइटरेशन भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, उस टाइम पे आप एंगुलर जेएस में किसका यूज करते हो, एक रिपीट डायरेक्टरी होती है, आप उसका यूज करोगे। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो NG रिपीट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस इज बेस्ड ऑन विच आर्किटेक्चर। जो एंगुलर जेएस है ये आपका एक आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, और उस आर्किटेक्चर का नाम क्या है, MVC। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है व्यू, और कंट्रोलर C का मतलब होता है आपका कंट्रोलर। व्यू किसको दिखाई देता है, यूजर को। तो जो रिक्वेस्ट होती है वो सारी किसके पास जाएगी, व्यू के पास जाएगी। ये कौन है, कंट्रोलर, सबसे लोवेस्ट होता है ये, मतलब लोवेस्ट
है, ये व्यू के अंदर लोवेस्ट है। इसके अंदर क्या होगी, सारी कंट्रोल करने का काम कंट्रोलर का होता है। मॉडल का काम क्या होता है, अपडेट करने का काम होता है। और क्या करता है ये मॉडल और व्यू और कंट्रोलर के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू लिखा, बीच में कंट्रोलर लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा। तो ऐसे काम करते हैं। तो बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, आपका मॉडल। किसके बीच में, व्यू के बीच में और कंट्रोलर के बीच में। यूजर अपनी रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा, व्यू के पास भेजी जाती है रिक्वेस्ट, और मॉडल मॉडल किसको भेजेगा आगे फर्दर, ये वाली सारी चीजें आपकी कंट्रोलर के पास जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मॉडल है वो किस लिए यूज किया जाता है, ये एक तो लोवेस्ट लेवल है आपका एमवीसी के अंदर, जो डेटा को मेंटेन करता है। डेटा को मेंटेन करने का काम किसका होता है, मॉडल का होता है। उसके बाद व्यू है, व्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आपको डेटा कितना दिखाना है, जैसे मेरी पूरी एक वेबसाइट है, आपको डेटा कितना दिखाना है, मेरे को एक यूजर को तो पूरा वेब पेज दिखाना है, बट एक को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो वो आप किस में डिसाइड करते हो, व्यू में। और डेटा को मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका मॉडल काम करेगा। फिर कंट्रोलर का क्या काम है, कंट्रोलर का काम है, ये भी क्या है आपका, कंट्रोल करने का काम करता है। किसके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन मॉडल एंड व्यू। मॉडल और व्यू के बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है आपकी, वो कौन करता है, आपका यही करता है सारा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एमवीसी वैसे तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, आर्किटेक्चर का क्या काम होता है, तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ये चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, विच डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ कंट्रोलर इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस के अंदर अगर आपको कंट्रोलर डिफाइन करना है तो आप किसका यूज करोगे, एनजी कंट्रोलर डायरेक्टिव होती है, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, आज स्पीड थोड़ी सी आपको ज्यादा लग रही होगी, मे बी क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद अगला है, एंगुलर जेएस इज प्राइमरली यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं हम, सिंगल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन या सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, एंगुलर जेएस का यूज कर सकते हो। अगला है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू एग्जीक्यूट कस्टम बिहेवियर व्हेन एन एलिमेंट इज क्लिक। क्लिक से रिलेटेड है यहाँ पे, जब कस्टम बिहेवियर आपको चेंज वगैरह करना है तो आपकी कौन सी डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो, एनजी क्लिक डायरेक्टिव का आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जेएस फिल्टर इज करेक्ट। इसके बारे में पूछा गया कौन सी करेक्ट है, फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर आपको पता है, हम अपनी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो फिल्टर क्यों करते हैं हम, ताकि बैकग्राउंड चेंज कर सके, ब्राइटनेस को बढ़ा सके, कॉन्ट्रास्ट को कम कर सके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो मेन मकसद क्या हुआ फिल्टर को यूज करने का, कि अगर हमें फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो देख लो, फिल्टर स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं करता, वैलिडेट भी नहीं करता और राउटिंग भी नहीं करता, तो क्या बचा, फॉर्मेट करता है डेटा की डिस्प्ले करने के लिए। अगला है, विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज। इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो इमेज अगर यहाँ पे एसआरसी स्पेस होता तो ये ठीक हो जाता, बट अभी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। इसको देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो दे रखा है और यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इमेज टैग को यूज कर रखा है, तो करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला है, व्हाट डज सीएसएस स्टैंड फॉर। सीएसएस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, कंप्यूटर कलरफुल क्रिएटिव नहीं है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रखा है और आगे क्या दे रखा है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक। अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हमें पता है हम किसका यूज करते हैं, एंकर का। और एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया जाता है, एच रेफरेंस। और उसके बाद जो स्क्रीन पे दिखाना और एंकर टैग को क्लोज कर दो। तो ये वाला सेंटेक्स देख लो कहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिंक नहीं होता, एच रेफरेंस नहीं होता, हाइपर रेफरेंस भी नहीं होता, तो एंकर टैग आप यूज करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड डॉलर स्कोप इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में स्कोप ये वेरिएबल होता है, इसका यूज कब करते हैं, जब हमें कनेक्ट करना है कंट्रोलर को व्यू के साथ, कंट्रोलर विद व्यू के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है, डेटा अगर हमें फैच करना है, कंट्रोलर से व्यू के पास डेटा लेके आना है, तो हम किसका यूज करेंगे, डॉलर स्कोप वेरिएबल का यूज किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, एंगुलर जेएस के अंदर हम यूज करते हैं इसको, ये सर्विस है एक तरह से। उसके बाद अगला है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू कंडीशनली डिस्प्ले। कंडीशनली शब्द यहाँ पे आ गया, अगर आपको नहीं भी आता हो तो कंडीशन किसका यूज करके हम देते हैं, इफ एल्स का यूज करके। तो देख लो यहाँ पे इफ एल्स कहाँ पे यूज कर रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव हाइड करने का काम कौन सी डायरेक्टिव करती है।
तो हाइड करने का एनजी हाइड डायरेक्टिव भी यूज होते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में 2-3 ही डायरेक्टिव है, बट हमें उनसे मिलती जुलती डायरेक्टिव को भी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम का वो देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखो, एंगुलर जेएस इज रिटन इन, एंगुलर जेएस किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच एंगुलर जेएस डायरेक्टिव हैंडल फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन कौन सी डायरेक्टिव हैंडल करती है? तो क्या आंसर आ जाएगा? एनजी वैलिड डायरेक्टिव होती है जो फॉर्म वैलिडेशन को हैंडल करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है विच फिल्टर इज यूज टू फॉर्मेट एंड नंबर ऑफ करेंसी, करेंसी का अगर आपको फिल्टर चेक करना है तो कौन सा यूज होगा? करेंसी ही यूज किया जाता है फिल्टर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? करेंसी आ जाएगा। अगला है विच एंगुलर जेएस सर्विस इज यूज टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है और आपको सर्विस पूछा गया कौन सी सर्विस का यूज करेंगे, तो कौन सी आ जाएगी? एचटीटीपी के लिए हम एचटीटीपी सर्विस का ही यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द कंट्रोलर फंक्शन इन एंगुलर जेएस इज डिफाइन यूजिंग, यहाँ पे फंक्शन की बात करी गई है, कंट्रोलर की बात नहीं करी गई। तो फंक्शन अगर आपको कंट्रोलर का बनाना है तो ऐप डॉट कंट्रोलर नाम का एक फंक्शन है, सी ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रखी है, हमने जावास्क्रिप्ट में देखे थे जब हमने फंक्शन बनाए थे। तो ये फंक्शन है, अंदर ये क्या कर रखे हैं? पैरामीटर पास कर रखे हैं, तो यही इसका सही करेक्ट सिंटैक्स बनता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एंगुलर जेएस टू वे बाइंडिंग मीन्स, दो तरह की बाइंडिंग, किस क्या मतलब इसका मतलब क्या है? बोथ मॉडल और व्यू अपडेट ईच अदर, अगर व्यू में कुछ चेंज होता है तो मॉडल के पास जाएगा, मॉडल में कुछ चेंज होता है तो वो कहाँ पे दिखेगा? हमारा व्यू के अंदर दिखेगा। और बीच में कौन होता है? इनके कंट्रोलर होता है जो इनकी कनेक्टिविटी कराने का काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच एंगुलर जेएस ऑब्जेक्ट इज यूज टू हैंडल राउटिंग, अगर राउटिंग हैंडल करनी है तो राउट प्रोवाइडर एक यूज करते हैं हम सर्विस को, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आगे क्या लगता है? इनके डॉलर साइन लगेगा। अगला क्वेश्चन है विच एंगुलर जावास्क्रिप्ट फीचर अलो क्रिएटिंग कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट, अगर आपको एचटीएमएल एलिमेंट को, कस्टम का मतलब होता है चेंज करना, ऐसे कोई फीचर अगर आपको अलो करने हैं तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, साइज छोटा बड़ा अगर आपको करना है तो कस्टम होगी ये सारी चीजें, तो किसके थ्रू कर पाओगे? डायरेक्टिव के थ्रू। अलग अलग डायरेक्टिव है हमारे पास, एनजी मॉडल है, बाइंड है, एक्सप्रेशन है, रिपीट है, बहुत सारी डायरेक्टिव है, इनका यूज करके हम कस्टम कर सकते हैं एलिमेंट को। अगला है इन विच ईयर एचटीएमएल फर्स्ट प्रपोज, पहले प्रपोज कब करी गई थी? ये 1990 के अंदर ये प्रपोज करी गई थी और 1991 के अंदर इसको डेवलप कर दिया गया था। किसने किया था इसको डेवलप? टिम बर्नर ली ने इसको क्या किया था? डेवलप किया था। टिम बर्नर ली ने और क्या बनाया था? डब्ल्यू ब्राउजर भी बनाया था और डब्ल्यू क्या बनाया था इसने? सर्वर भी बनाया था। सर्वर हालांकि अभी तक चल रहा है, बट जो डब्ल्यू ब्राउजर इसने बनाया था इसका बाद में नाम इसने रीनेम कर दिया गया था और बाद में इसका नाम क्या रखा गया? नेक्सस इसका नाम रखा गया। तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन बेसिक ग्रिड ऑफ W3 CSS, कितनी कॉलम होती है? 12 कॉलम होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी कॉलम होती है? ग्रिड में 12 कॉलम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कंट्रोल शिफ्ट F, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या यूज कर, किस लिए यूज करते हैं? फाइल के अंदर कुछ भी फाइंड करना है तो हम इसका यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन जावास्क्रिप्ट डैश ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एरर, एरर नहीं है, कौन सा नहीं है? बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, क्या है? डिवीजन बाय जीरो, कोई एरर नहीं होता जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज, वेब पेज की अगर हमें प्रेजेंटेशन करनी है तो किसका यूज करेंगे? तो प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज किया जाता है? CSS का। इंटरएक्टिविटी अगर हमें बढ़ानी है, फंक्शनैलिटी अगर हमें बढ़ानी है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हम HTML का यूज करेंगे। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट वगैरह करना है अच्छा हमें तो W3 CSS या CSS का यूज हम कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन यही आ गया, देखो स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो किसका यूज करेंगे? HTML का। रेडी टू यूज CS, रेडी टू यूज का मतलब है कि बनी बनाई CSS कौन सी है? हमें पता ही है कौन है वो, W3 CSS है। क्लासेस बनी बनाई है, हमें सिर्फ उनको क्या करना है? यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखो, बिहेवियर ऑफ वेब पेज, वेब पेज का बिहेवियर कि कहाँ पे क्या चीजें खुलेंगी, बंद होंगी, क्लिक करने पे क्या होगा, तो वो कौन डिफाइन करेगा? जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? जावास्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, एंड अल्टरनेटिव ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन विंडो,
प्लेटफॉर्म, विंडो प्लेटफॉर्म में जावास्क्रिप्ट का अल्टरनेट कौन है? अगर जावास्क्रिप्ट को हम यूज नहीं करते तो हम किसको यूज कर सकते हैं? वीबी स्क्रिप्ट को, हालांकि ये बिल्कुल अब ना के बराबर यूज होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंगुलर जेएस के लिए क्या करेक्ट है? एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या एचटीएमएल का फ्रेमवर्क है? क्या जावा का फ्रेमवर्क है? क्या सीक्वल का फ्रेमवर्क है? नहीं, किसका है? ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो एंगुलर जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। अगला देखो एचटीएमएल पेज एज दिस कुड अलो अ डैश अटैक, किस तरह के अटैक HTML पेज के अंदर हो सकते हैं? तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो अटैक होते हैं आपके, वो आपके HTML वेब पेज के अंदर हो सकते हैं। जैसे आपने कोई वेब पेज या किसी वेबसाइट पे विजिट करी, वहां पे स्क्रिप्ट लगा रखी है उन्होंने, तो हो सकता है आपके क्लिक से वो वाली स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए और आपके सिस्टम को हैक कर सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसको बोला जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है बट पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है कंसीडर दी स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। फाइल फॉर्मेट, ये क्या फाइल फॉर्मेट है? फाइल फॉर्मेट का मतलब है जैसे जब भी हम सेव करते हैं तो सेव एज टाइप पूछा जाता है, तो मतलब कि फॉर्मेट का मतलब टाइप ही होता है। तो MP3 MP4 वेब ये क्या है? फॉर्मेट है, बिल्कुल है। हेडिंग लेवल 1 क्या है? इम्प्लिसिट स्टाइल है, हम उसको अपने तरीके से नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बना बनाया है, ये भी करेक्ट है। एलिमेंट हैव नो कंटेंट एंड आर कॉल्ड वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, आप बोल सकते हो। तो वॉइड एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या हो, कोई भी कंटेंट ना हो। एम्प्टी वही तो होते हैं। तो सारे ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो द CSS प्रॉपर्टी यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फॉन्ट वेट होता है, इसकी दो वैल्यू होती है, एक नॉर्मल होती है और एक बोल्ड होती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर। तो देखो मिलते जुलते से क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस है, वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाती है, तो इनकी अच्छे से आपको रिवीजन करनी है। बिल्कुल घबराना या पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर डेटा ऑन द क्लाइंट साइड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड पे अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप कुकीज का यूज कर सकते हो, लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हो, सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हो, आप सब चीजों का यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे हम बहुत बार किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुकी वांट्स टू कलेक्ट योर डेटा, ऐसा कुछ ऑप्शंस आता है, तो वहाँ पे कुकीज यूज होती है। कई जगह आपको देखा होगा, जैसे मेनली बैंकिंग वगैरह में हम एंटर करते हैं, तो अगर हम कुछ टाइम तक उसमें कुछ भी वो नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली हम लॉग आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेशन का यूज किया जाता है। और ऐसे ही लोकल स्टोरेज का भी यूज किया जाता है। आपके ब्राउजर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जिस भी वेबसाइट में आपने विजिट करा है, बहुत सारी वेबसाइट डेटा आपका ब्राउजर के अंदर ही स्टोर किया जाता है, उसको लोकल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अगर आपको आपकी फाइल के अंदर ऐड करनी है तो किसका यूज करोगे? LG इंक्लूड डायरेक्टिव का हम वहां पे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें यहाँ पे देखना है यूज इन सर्वर साइड ओनली। ओनली आ गया, अगर होता यूज इन सर्वर साइड तो ये ठीक होता, बट ओनली नहीं है, ये सर्वर साइड पे भी यूज होती है और फ्रंट एंड पे भी यूज होती है, दोनों पे होती है। यूज इन क्लाइंट साइड ओनली नहीं, ऐसा भी नहीं है कि क्लाइंट साइड पे यूज होगी। थर्ड कोर्स क्या है? बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड, दोनों जगह पे हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर डेवलप बाय। ऑफलाइन ब्लॉग किसने डेवलप किया था? तो विंडो लाइव राइटर ने ऑफलाइन ब्लॉग को क्या किया था? इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वो CSS फर्स्ट, मतलब कि CSS वर्जन 1 बोल सकते हैं, लेवल 1 बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कब आई थी? 1996 में आ गई थी। इसमें फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपकी पहला जो वर्जन आया था CSS में बताई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट और कोड एडिटर दैट इज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा एडिटर जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था वो क्या है? आपका VS कोड। और कौन सा है जो विंडो के साथ बाय डिफॉल्ट आता है? वो है आपका नोटपैड। जो विंडो आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलेगा, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हमें पता है एंकर टैग का यूज किया जाता है, बिना देखे हम इसको टिक कर सकते हैं। अगला है विच वन इज वैलिड फॉर W3 CSS। तो W3 हाइफन पैनल यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो भी यूज कर सकते हैं, कलर बैकग्राउंड के लिए यूज होती है, तो सारी ही ठीक है, तो D आ जाएगा यहाँ पे। अगला है हाउ मेनी टाइम ऑन लोड इवेंट। ऑन लोड का मतलब होता है कि ये मेरी एक
वेबसाइट है और मैंने मतलब यूआरएल यहाँ पे कई सारे दिए, इस यूआरएल पे क्लिक किया तो एक वेबसाइट खुलती है, तो उस पे जितने इवेंट होंगे जो मैंने ऑन लोड पे लगा रखे होंगे, तो जब ये पेज लोड होगा ना तभी वो इवेंट फायर होंगे, उसके बाद वो फायर नहीं होंगे। तो जो ऑन लोड इवेंट है वो सिर्फ एक बार ही आपका एग्जीक्यूट होगा, तो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, बार बार नहीं होगा। मीन्स जितनी बार आप उस पेज को लोड करोगे ना उतनी बार आपका ऑन लोड इवेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगला है द मॉडल इज, मॉडल क्या है, मॉडल के अंदर क्या होता है, ये एमवीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मॉडल के अंदर क्या होता है, आपका डेटा होता है बहुत सारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया और फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया। तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हमें पता ही है कौन है, जो फ्रंट एंड पे यूज होता है, एंगुलर हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है W3 CSS डबल एक्स लार्ज, ये किस चीज की क्लास है, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज अगर आपको करना है, मतलब टेक्स्ट साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 32, और एक्स की रेंज में लेके आए तो मैक्सिमम एक्स कितना होगा हमारा, ट्रिपल एक्स लार्ज होता है। और सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज उसकी क्लास क्या यूज करते हैं हम, W3 जम्बो, W3 ट्रिपल एक्स लार्ज, और सबसे लार्ज होता है आपका जंबो, और सबसे छोटा होता है आपका कौन सा, टीनी, TINY, W3 टीनी क्लास सबसे स्मॉलेस्ट साइज के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ आर टोन्स क्रिएटेड इन इमेज, इमेज के अंदर टोन्स कैसे क्रिएट की जाती है। जब भी कोई ग्रे यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है किसी भी कलर में, तो आप टोन क्रिएट कर सकते हो इमेज के अंदर, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ प्राइमरी यूज ऑफ CMS का यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बोला गया है। इसका जो करेक्ट यूज है वर्डप्रेस की साइट में जैसे हम यूज करते हैं, तो क्या है, अगर हमें मार्केटिंग करनी है, डिजिटल कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो हम CMS का यूज कर सकते हैं, मैनेजिंग डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कौन सी होते हैं, हमारी वेबसाइट वगैरह, ये सारी डिजिटल तो ही है, इनको अगर हमें मेंटेन करना है, अच्छे से मैनेज करना है, तो हम CMS का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है EDU डोमेन, EDU किस लिए यूज होता है, एजुकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एजुकेशन डोमेन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है हाउ मेनी डिजिट इन एन HTTP एरर, जो HTTP एरर है वो कितनी डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट का होता है हमारा, जैसे 204 हो जाएगा और 201 हो जाएगा, ये सारे एरर्स है हमारे जो 3 डिजिट के होते हैं मेनली। अगला क्वेश्चन है हमारा W3C स्टैंडर्ड स्पेसिफिक द मेथड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑडियो वीडियो कंटेंट ऑन WW पे ऑडियो वीडियो कंटेंट को आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो किसका यूज किया जाता है, मीडिया सोर्स एक्सटेंशन का हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं ऑडियो वीडियो कंटेंट अगर हमें क्या करना है, क्रिएट या फिर वो मैनिपुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है इन जावास्क्रिप्ट डैश फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एन इवेंट लिस्नर, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लिस्नर को ऐड करना है तो आप किसका यूज करोगे, ऐड इवेंट लिस्नर फंक्शन होता है, आप इसी का क्या करोगे, आप यूज करोगे। उसके बाद लिसन फॉर इवेंट, ये सारे नहीं होते हमारे, तो करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। अगला है फोटोशॉप किसने डेवलप करी थी, तो थॉमस और जॉन नोल ने आपकी फोटोशॉप को क्या किया था, डेवलप किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वीडियो फॉर्मेट, तो वीडियो फॉर्मेट MP5 नहीं होता, WBR भी नहीं होता, बट WebM आपका वीडियो फॉर्मेट होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टैग इज यूज विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ हम कैनवस को यूज कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए आ जाएगा, कैनवस। अगला है ट्विटर ऑन स्विच फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जो ट्विटर ने क्या किया है, यूज वगैरह कर रहा है, तो वो कौन सा आपका बूटस्ट्रैप इसने यूज किया है। डोमेन ये क्या है आपका 4 बार y और x यूज कर रखा है .gy, क्या है ऐसा कोई डोमेन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नन ऑफ द अबव, ना ये जेनरिक है, ना ये इनवर्स है, ना ये किसी कंट्री से रिलेटेड है, तो इनमें से कुछ भी नहीं आपका आएगा। कंट्री से रिलेटेड जैसे किसी के आगे इंडिया US ऐसा कुछ लिखा हो तो वो कंट्री से रिलेटेड होता है। जेनरिक का मतलब जैसे आपका EDU वगैरह हो गए, ये सारे आपके जेनरिक हो जाएंगे सारे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्शन टूल आर देयर इन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर कितने सिलेक्शन टूल है, तो कितने हैं टोटल आपके 7 सिलेक्शन टूल है आपके, 1 बाय 1 हम उनको देख भी लेंगे। फोटोशॉप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। नेम ऑफ CSS फ्रेमवर्क, तो CSS फ्रेमवर्क के बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि W3 CSS ही एक इकलौता फ्रेमवर्क है CSS का, नहीं, कई सारे हैं, जैसे बुल्मा भी है, सिमेंटिक UI भी है,
टेलविंड भी है, ये सारे आपके CSS के क्या है, फ्रेमवर्क है। अगला है ईमेल सेंडिंग। अगर आपको ईमेल सेंड करनी है तो प्रोटोकॉल पूछा गया है, तो सेंड करने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं, और रिसीव अगर हमें करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, POP v3 का, POP वर्जन 3, ये रिसीव करने के लिए, और SMTP सेंड करने के लिए यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज वाज एडोब फायरफॉक्स रिटन। जो एडोब फायरवर्क्स है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपका लिखा गया है। फोटोशॉप की एक्सटेंशन यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे फोटोशॉप की एक्सटेंशन क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD इसकी एक्सटेंशन होती है। बेसिक क्वेश्चन है बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है विच डायरेक्टिव इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में अगर आपको चाहिए एलिमेंट आपके देखनी है तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो, NG ऑप्शन यहाँ पे यूज होगा। अगला है विच एंगुलर JS वर्जन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन से वर्जन में आपका आ गया था, तो 1.0 में आपका डिपेंडेंसी आ गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड एंगुलर JS डायरेक्टिव। इनमें से कौन सी नहीं है, NG मॉडल भी है आपकी, NG बाइंड आएगा यहाँ पे, HTML नहीं आएगा, तो NG मॉडल भी है, बाइंड भी है, इनिशियलाइज भी है, बट NG CSS नाम की कोई डायरेक्टिव आपकी नहीं होती। अगला एंगुलर JS इज बेस्ट सूट, किसके लिए यूज होती है ये, तो सिंगल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो डायनामिक सिंगल पेज वेब ऐप के लिए, तो डायनामिक जब हमें बनानी है तो हम एंगुलर JS का यूज कर सकते हैं सिंगल पेज की ऐप के लिए। अगला क्वेश्चन है NG डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है इनेबल, इनेबल का मतलब हम चाहते हैं वो चीज करना, एक होता है डिसेबल की मैं नहीं चाहती, तो डिसेबल की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, ट्रू कर दी। इसका मतलब क्या है, डिसेबल कर देगा ये एलिमेंट को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एंगुलर JS फिल्टर। फिल्टर का आर यूज इन, कहाँ पे यूज होते हैं, तो व्यू ओनली में हम फिल्टर को यूज करेंगे, ना कंट्रोलर में यूज करते हैं ना मॉडल में यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, व्यू में। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है व्यू के साथ ही यूजर क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। जैसे मैंने पहले भी अभी बताया था MVC, और यूजर की कनेक्टिविटी किसके साथ होती है आपकी, सॉरी व्यू के साथ होती है यूजर की कनेक्टिविटी। तो फिल्टर वगैरह जब अगर हम लगाएंगे तो किसके साथ कनेक्टिविटी होगी हमारी, व्यू के साथ, तो कॉमन सी बात है, तो व्यू ओनली आ जाएगा इसका। विच डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड HTML टेम्पलेट इन एंगुलर JS। HTML के बने बनाए टेम्पलेट्स अगर आपको एंगुलर JS के अंदर एड ऑन करने हैं तो हम NG व्यू का यूज करेंगे उसको एड ऑन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, बैकग्राउंड हाइफन कलर का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज कर रखा है, अगर प्रॉपर्टी यूज ना होता सेट द बैकग्राउंड कलर तो आप BG कलर भी लगा सकते। कई बच्चे यहाँ पे सोचते होंगे BG कलर लगाएं या बैकग्राउंड कलर, तो एट्रीब्यूट है ये, तो ये आपका मोस्टली CSS को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। अगर HTML लिख रखा है तो आपको HTML के एट्रीब्यूट यूज करने हैं, अदरवाइज आप किसका यूज करोगे, CSS के एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करोगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने आता है तो। अगला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ CSS पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू पता है आपको कौन सी होती है, फिक्स होती है, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, स्टिकी होती है, बट फ्लोट आपकी कोई पोजीशन नहीं होती। फ्लोट की आपकी 3 वैल्यू होती है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, और एक होती है आपकी क्लियर, और एक होती है नन जो बाय डिफॉल्ट होती है। राइट का मतलब है आप कंटेंट को राइट में ले आओगे और जो कंटेंट आपका इधर दिखेगा और जिस पे आपने फ्लोट राइट लगाया है वो यहाँ पे। लेफ्ट में करोगे तो वो आपका लेफ्ट में आ जाएगा और इसके इधर आप क्या कर सकते हो, ये सारा कंटेंट। और क्लियर का मतलब है ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, नॉर्मल फ्लो जैसे आपका चलता है ऐसे आपका चलेगा ये, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट राइट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू मेक अ लिस्ट अपीयर हॉरिजेंटल। अगर आप लिस्ट को हॉरिजेंटली अपीयर करना चाहते हो, ऐसे हॉरिजेंटल में दिखे, तो उसके लिए आपको पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो डिस्प्ले इनलाइन या फिर इनलाइन ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर हम ब्लॉक का यूज करेंगे तो वो ऐसे आपकी वर्टिकल में दिखेंगी। इनलाइन का मतलब है जितनी उसको स्पेस चाहिए उतना ही लेगा, बाकी वो दूसरों के लिए छोड़ देता है, दूसरे एलिमेंट आ सकते हैं। हॉरिजेंटल ऐसा नहीं होता, एब्सोल्यूट पोजीशन भी हम यूज नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है आपका विच सेलेक्टर टारगेट ऑल पी इनसाइड अ डिव। डिव के अंदर जितने भी पी है उनको आपको टारगेट करना है, तो कौन सा है ये, कितनी बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो div क्या है आपका पेरेंट है और p आपका क्या है चाइल्ड, और ये कौन सा आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर है आपका। अगर बोलता ओनली p तो यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर यूज होता है div, और उसके बाद हम यूज करते हैं ग्रेटर देन का साइन। तो div के अंदर जितने p इसके डायरेक्ट चाइल्ड है उनको ये फोकस करता। अगला है विच प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड स्पेस इनसाइड। जब भी इनसाइड की बात आए तो किसको टिक करेंगे हम, पैडिंग को टिक करते हैं हम, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू लिंक एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस पहली बात तो किसके अंदर यूज होती है, हेड टैग के अंदर यूज होती है। इसके बाद कौन सा टैग यूज किया जाता है, लिंक टैग यूज किया जाता है। इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है एच रेफरेंस, उसके बाद है आरएल रिलेशन यूज होता है, और तीसरा एट्रीब्यूट होता है इसका टाइप। तो ये 3 एट्रीब्यूट होते हैं आपके लिंक के जो इंटरनल सीएसएस को ऐड ऑन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आरएल, एच रेफरेंस और टाइप आपका मैंडेटरी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विच सूडो क्लास स्टाइल है होवरेबल लिंक। अगर आपको होवर लगाना है क्लिक करने पे किसी भी लिंक के ऊपर तो आप कौन सी क्लास का यूज करोगे, होवर क्लास का यूज करेंगे हम। वो किसके ऊपर लगाना है वो डिपेंड करता है, एक्टिव पे लगाना है, लिंक पे लगाना है, विजिटेड पे लगाना है, किस पे लगाना है। अगला क्वेश्चन है बूटस्ट्रैप इज मेनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो सीएसएस और सास लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है विच क्लास इन बूटस्ट्रैप। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट हल्का फुल्का एक आधी क्लास आपको देखनी है। तो कौन सी आएगी यहाँ पे, कोल MD4 का यूज करेंगे हम अगर हमें रिस्पॉन्सिव ग्रिड कॉलम यूज करनी है किसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड इज एम्बेडेड विद इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो क्लाइंट साइड है जावास्क्रिप्ट ये कहाँ पे है, तो एक URL दैट यूज स्पेशल जावास्क्रिप्ट प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है, एम्बेड करना है जावास्क्रिप्ट को। अगला क्वेश्चन है विच क्लास मेक अ बूटस्ट्रैप बटन ग्रीन। अगर आपको बूटस्ट्रैप के अंदर बटन का कलर क्या करना है, ग्रीन करना है, तो आप बटन सक्सेस क्लास का यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी सारी बनी बनाई क्लासेस यूज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ CSS फ्रेमवर्क। अभी हमने देखा था बुल्मा भी होता है, फाउंडेशन भी होता है, मेटेरियलाइज भी होता है, बट फ्लैक्स कोई CSS का फ्रेमवर्क नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विच मेथड डिस्प्ले अ पॉपअप बॉक्स विद मैसेज भी साथ में शो करता है, तो वो कौन सा है आपका अलर्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए वार्निंग अगर आपको शो करनी है तो कौन सा यूज करेंगे हम, फिर भी अलर्ट का। कई बार यहाँ पे देखो console.log है तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, या तो एग्जाम में लिखा है document.write या लिखा है console.log, दोनों का एक ही मतलब होता है। और यहाँ पे भी हम अपना मैसेज प्रिंट कराते थे, इसके अंदर भी जो भी हमें प्रिंट कराना है वो हम लिखेंगे। तो console.log का मतलब भी आपका अगर आपको कुछ प्रिंट वगैरह करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपको देख के इसको घबराना नहीं है बिकॉज आपके क्वेश्चन में मोस्टली यही दिखेगा आपको console.log का। तो document.write की जगह आप इसके जूम करके चल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कमेंट पूछ रखे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो डबल स्लैश का यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट के लिए। ये किसका कमेंट है, ये है आपका HTML के लिए यूज करते हैं, और ये किसके लिए यूज करते हैं हम CSS का, और हैश का यूज नहीं होता इसके अंदर। तो ये 3 लैंग्वेज है, तीनों के कमेंट आपके मैंने बता दिए, इनको देख लेना, आ सकता है कमेंट का क्वेश्चन आपके पास। अगला है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टाइप ऑफ। ये आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दे रखी है, तो ये क्या है आपका एरे है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिखे तो ये क्या होता है आपका एरे, जब करली ब्रैकेट में दिखे तो वो क्या होता है ऑब्जेक्ट, और इन दोनों का टाइप अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लूप कौन सा है, अनटिल कोई लूप नहीं होता, रिपीट नहीं होता, लूप फॉर नहीं होता, फॉर लूप तो होता है बट लूप फॉर नहीं होता, वाइल फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट विल 3 डबल इक्वल और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर है, देखो ये 3 और ये 3, ये क्या है आपकी, ये है आपकी इंटीजर मतलब नंबर डेटा टाइप में है। ये आपका कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। हालांकि वैल्यू दोनों की सेम है बट डेटा टाइप दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, डबल इक्वल यूज कर रखा है। डबल इक्वल क्या करता है, ओनली चेक करेगा किसको, सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। अगर होता है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल और ऐसा कुछ दिया होता आपको तो ये क्या होता है यहाँ पे फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये टाइप भी चेक करता है और साथ में वैल्यू दोनों ही चेक करेगा आपका ये। तो यहाँ पे इसने डबल है तो ये सिर्फ क्या चेक करेगा, सिर्फ वैल्यू। वैल्यू तो वैल्यू दोनों की इक्वल है तो क्या आंसर आ जाएगा,
ट्रू आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेथड ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ एन एरे। एरे के एंड में अगर आपको ऐड करना है तो आप किसका यूज करोगे, पुश का आप यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आपकी बुक का पहला जो पेज है, पहला ही चैप्टर है उसमें है ये। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, अपलोडिंग एंड मेंटेनिंग कंटेंट ऑन अ वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को मेंटेन करके रखना और अपलोड करना, उसी को क्या बोला जाता है, वेब पब्लिशिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग अगर आपको करनी है तो क्या होना चाहिए आपके पास, प्रोसेसर, मोबाइल, एंटीवायरस, क्या सर्वर, क्योंकि सर्वर के ऊपर ही तो आप उसको पब्लिश करोगे, विदाउट सर्वर आप कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी इन वेब पब्लिशिंग इज यूज। एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर। तो फाइल जब भी आपको ट्रांसफर करनी है तो आप एफटीपी का यूज कर सकते हो। जब भी आपको कोई फाइल क्या करनी है, अपलोड करनी है, मीन्स फाइल जब भी अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो आप किसका यूज करोगे, एफटीपी का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड पब्लिश वेब कंटेंट। वेब कंटेंट आपको क्या करने हैं, मैनेज भी करने और पब्लिश भी करने हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, सीएमएस का भी आया था पीछे। डिजिटल कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम सीएमएस का यूज कर सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेट पे कंटेंट डिजिटली अगर आपको मैनेज करना है तो इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ वेब पब्लिशिंग टूल। वेब पब्लिशिंग मतलब कि इंटरनेट पे जब हम उसको डाल रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, तो इनमें से कौन सा टूल आपका यूज नहीं होता। तो वर्डप्रेस आप वेबसाइट बनाते हैं, जुमला के अंदर भी करते हैं, ड्रूपल के अंदर भी, पर पेंट का कोई यूज नहीं होता जब कोई आप वेबसाइट वगैरह कुछ भी कर रहे होते हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग सीएमएस फॉर वेब पब्लिशिंग। कंटेंट यहाँ पे अभी हमने देखा ही है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप वेब पब्लिशिंग में यूज कर रहे हो तो क्या बेनिफिट है, इससे आपका जो कंटेंट है, क्रिएशन आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगी। आप इजीली जो कंटेंट है उसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बनी बनाई टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, आपको उसके अंदर क्या करनी है, सिर्फ एडिटिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में कॉमनली प्रोटोकॉल कौन सी यूज होती है आपकी, तो एफटीपी, फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करनी है, सर्वर से लेके आनी है या सर्वर के पास ट्रांसफर करनी है फाइल्स वगैरह, तो हम कौन सी प्रोटोकॉल मेनली यूज करते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डोमेन नेम इन वेब पब्लिशिंग। डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा www, जैसे आप कोई भी वेबसाइट होती है तो जैसे सबसे पहले आपकी क्या होती है, प्रोटोकॉल होता है, फिर सर्वर होता है, फिर यहाँ पे डोमेन का नेम होता है। डोमेन का नेम मतलब उसका मतलब क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा amazon.com, तो ये क्या है, इसका डोमेन है। www क्या होता है, सर्वर। http क्या होती है, प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो डोमेन क्या बताता है, किसी भी वेबसाइट का यूनिक नेम जिसकी हेल्प से आप उस वेबसाइट तक रीच कर सकते हो, पहुंच सकते हो। तो टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट के एड्रेस को कौन बताएगा, क्या होता है वेबसाइट का एड्रेस, डोमेन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट एक्सेसिबल विया द इंटरनेट। अगर आप चाहते हो किसी वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको होस्ट करना पड़ेगा। होस्ट का मतलब है आपको उसको सर्वर के ऊपर अपलोड कराना पड़ेगा, तभी तो उसको वर्ल्ड वाइड हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फाइल टाइप इज टिपिकली द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, उसको क्या बोला जाता है, index.html बोला जाता है, या फिर home.html भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फ्री ट्रांसफॉर्म। 2 मिनट वेट करना भाई एक बार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अगर आपको फोटोशॉप के अंदर यूज करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, Ctrl+Alt+T का हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर ट्रांसपेरेंसी अगर आपको सपोर्ट करनी है, मतलब बैकग्राउंड का कलर वलर उसका जो फोटो का वो ना दिखे, तो उसके लिए हम PNG मोस्टली यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, PNG आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द
डॉज टूल डू इन फोटोशॉप। जो डॉज टूल है वो फोटोशॉप के अंदर क्या करता है, वो अगर जैसे ये मेरी यहाँ पे ये इतना सा एरिया, ये इतनी बड़ी इमेज है मेरी, बट मेरे को सिर्फ इतने से एरिया को ही क्या करना है, लाइट करना है। तो आप इतने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको उसको क्या करना है, लाइट करना है। तो डॉज टूल का यूज कब करेंगे, लाइट करेंगे। किसको, स्पेसिफिक एरिया को, पूरी को नहीं, जितने को आप सिलेक्ट करोगे उतने को होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ब्लेमिशेस रिमूव करनी है इमेज से, फिर कौन से टूल का यूज करेंगे, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, फिर हम उसका यूज करेंगे अगर हमें ब्लेमिशिंग वगैरह हटानी है तो। अगला है विच ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन ऑल विजिबल लेयर। जितनी भी लेयर है विजिबल है उन सबको कंबाइन करनी है तो किसका यूज करेंगे हम, मर्ज विजिबल का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रॉप टूल। क्रॉप का मतलब अनवांटेड पोर्शन अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेन्यू अलो यू टू अप्लाई फिल्टर लाइक ब्लर शार्पन। अगर आपको क्या करने हैं, फिल्टर अप्लाई करने हैं तो आप किसका यूज करोगे, फिर हम फिल्टर का ही ऑप्शन होता है फोटोशॉप में, उस पर क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ फिल्टर आपके सामने आ जाएंगे, ब्लर, शार्पन, डिस्टोर्ट, ये सारे। तो हम फिल्टर ऑप्शन का ही यूज करेंगे इसके अंदर। अगला है विच पैनल अलो यू टू मैनेज लेयर विजिबल एंड स्टैकिंग। आपकी लेयर विजिबल भी और स्टैक भी हो जाए तो हम कौन से पैनल का यूज कर सकते हैं, लेयर पैनल का हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम लेयर के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे ये लेयर विंडो होती है हमारी, ये सारी लेयर होती है, साइड में यहाँ पे आई बटन लगा होता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो वो हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करूं तो वो शो हो जाएगी, यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारी लेयर के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन फोटोशॉप। वैसे तो बाय डिफॉल्ट कलर होता है आपका व्हाइट, और डिपेंड करता है आपने कौन सा चूज कर रखा है। तो ट्रांसपेरेंट होता है व्हाइट, डिपेंड ऑन सेटिंग की आपने क्या सेटिंग कर रखी है, वही आपका क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट कलर भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ लेयर। अगर आपको लेयर को डुप्लीकेट करना है फिर आप कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करोगे, Ctrl+J का हम फिर यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द मैजिक बैंड टूल डू। मैजिक बैंड टूल किसका यूज कब यूज करते हैं, जब हमें सिमिलर एरिया या फिर सिमिलर कलर को सेलेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मैजिक बैंड का। जैसे मेरी ये बहुत बड़ी पिक्चर है और इस पिक्चर में मेरे को यहाँ पे ये एक जैसा कलर है, मेरे को इसे एक जैसे कलर को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैजिक टूल आपका इसका बाय डिफॉल्ट ऐसे सेलेक्ट करता हुआ चलेगा, सेम सिलेक्शन करने के लिए कलर्स की। अगला है विच फोटोशॉप टूल इज यूज फॉर ड्राइंग। ड्राइंग करने के लिए या तो आप ब्रश का यूज करोगे या फिर आप यूज करोगे पेंसिल का या पेन का। तो हम या तो ब्रश टूल का या फिर पेन टूल का। तो सही आंसर वैसे इसका पेन टूल बनता है हमारा। लेसो टूल हमारा सिलेक्शन के लिए यूज होता है, क्लोन टूल हमारा डुप्लीकेट बनाने के लिए होता है, और ब्रश आपका पेंटिंग करने के लिए यूज होता है। तो ड्रॉ अगर आपको कुछ लिखना विखना है तो आप पेन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फेदर डू टू योर सिलेक्शन। फेदर टूल का क्या यूज होता है, अगर आपको सॉफ्टनेस, जैसे फेदर का मतलब क्या होता है, पंख टाइप में होता है, बहुत मुलायम होता है इसका मतलब। तो सॉफ्टनेस अगर आपको एजेस बढ़ानी है अपनी इमेज की तब आप इसका यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू डू अंडू द लास्ट एक्शन। अगर आप अंडू करना चाहते हो लास्ट एक्शन को, और एप्लीकेशन में हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+Z का, बट फोटोशॉप में किसका यूज करेंगे, Ctrl+Alt+Z का यूज किया जाता है अगर आपको अंडू करना है तो। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टूल। इनमें से कौन सा सिलेक्शन टूल नहीं है। सिलेक्शन टूल मैंने आपको सारे अच्छे से करके दिखाए थे प्रैक्टिकली। तो लेसो टूल होता है हमारा, मार्क्यू टूल भी होता है, मैजिक बैंड टूल भी होता है सिलेक्शन में, बट ग्रेडियंट टूल नहीं होता। ग्रेडियंट टूल क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज्यादा कलर को जब आप कंबाइन करके एक नई शेप लेके आना चाहते हो तो आप ग्रेडियंट टूल का यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इन विच मेन्यू इज द ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट फाउंड। ह्यू और सैचुरेशन आपका किसके अंदर होता है, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन फोटोशॉप। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है फोटोशॉप के अंदर, ए लेयर दैट प्रिजर्व इमेज डेटा, जो इमेज के डेटा को प्रिजर्व करके रखती है, उसको खराब नहीं होने देती, तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम फोटोशॉप में बोल सकते हैं। अगला है विच CSS प्रॉपर्टी सेट द बैकग्राउंड कलर। CSS प्रॉपर्टी पूछ रखी है तो क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड हाइफन कलर का हम यूज करेंगे सिंपल।
अगला है यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। जेड इंडेक्स क्या करती है, स्टैक प्रॉपर्टी, मतलब कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ये सारे हमने सीएसएस वाले चैप्टर में अच्छे से करे थे। तो स्टैक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, अगला है विच सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फॉन्ट वेट और कोलन लगा के क्या लिख देंगे, बोल्ड लिख देंगे। तो हमारी सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू ऑफ पोजीशन अलाउ यू टू प्लेस एन एलिमेंट एग्जैक्टली वेयर यू वांट। जहां पे आप चाहते हो एग्जैक्टली वहीं पे वो आपकी पोजीशन आ जाए एलिमेंट की, तो आप किसका यूज करोगे, एब्सोल्यूट का हम वहां पे यूज करेंगे। क्या किसका यूज करेंगे हम वहां पे, एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सीएसएस प्रॉपर्टी सेट द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर। जैसे एक ये हो गया और ये एक हो गया, इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने ए और एल, इन दोनों के बीच में स्पेस देना, कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना है, तो हम किसका यूज करते हैं, लेटर स्पेसिंग का हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वैल्यू ऑफ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी मेक एन एलिमेंट डिसअपीयर बट ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कि वो एलिमेंट तो आपका विजिबल नहीं है बट वो स्पेस उसने अभी भी ले रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे यूज हो रखी होगी, तो विजिबिलिटी हिडन। आपका जो एलिमेंट है वो तो है अवेलेबल है स्क्रीन पे बट वो विजिबल नहीं है, हाइड कर रखा है, तो विजिबिलिटी हिडन कर रखी है उसकी। अगला है द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज्ड, या तो लेफ्ट में या राइट में लेके जाने के लिए बेसिकली हम फ्लोट का यूज किया जाता है। तो पोजीशन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली, मतलब लेफ्ट और राइट आपके क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल में ही होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट डज द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, जब आपका जो कंटेंट है अगर वो बॉक्स से बाहर आ जाए, ओवरफ्लो करे, तो आपकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है ऑटो, स्क्रॉल और ओवरफ्लो, ये सारी वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, स्टैटिक। ट्रांसपेरेंसी, विच प्रॉपर्टी सेट हाउ मच ऑफ द कंटेंट इज विजिबल, कितना कंटेंट आपका विजिबल हो, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, तो आप किसका यूज करोगे यहाँ पे, ओपेसिटी का यूज करोगे। अगला है द बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी इन सीएसएस। बॉक्स शेडो के लिए आप किसका यूज करोगे, बॉक्स शेडो का, और ये क्या कर देगा, बॉक्स के अराउंड एक शेडो क्रिएट कर देगा। यहाँ पे क्या है, अप्लाई शेडो अराउंड एलिमेंट, एलिमेंट के अराउंड क्या आ जाएगी, शेडो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट डज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। रेडियस प्रॉपर्टी मतलब ये क्या कर देगी, ऐसे राउंड कर देगी आपके बॉर्डर को, कॉर्नर को यहाँ से राउंड करने का काम करेगी। तो राउंडेड द कॉर्नर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के कॉर्नर को क्या कर देगी, ये राउंड कर देगी यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आउटपुट पूछी गई है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन यूज कर रखा है एन नाम का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 + 5 और प्लस यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, और ये स्ट्रिंग है। जब आप इंटीजर और स्ट्रिंग को कनकैट करते हो तो यहाँ पे 7 और 8 का अर्थमेटिक नहीं करना, ये क्या कर देगा, कनकैट कर देगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 78। अगर यहाँ पे ऐसा होता 4 + 4 फिर आंसर क्या आता है आपका 44। तो ये वैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको बता रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन 4 प्लस और ये स्ट्रिंग है, इनको जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा 44 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है विच इवेंट इज यूज बाय चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में कौन सी इवेंट का यूज किया जाता है, तो क्लिक का हम यूज करते हैं, क्योंकि कई सारे अगर आपके ऐसे चेकबॉक्सेज, ये चेकबॉक्सेज अगर आपके बने हुए हैं तो इनमें कौन सा इवेंट यूज होता है, क्लिक इवेंट यूज करते हो। मेथड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से अगर आपको इनपुट यूज करनी है तो किसका यूज करेंगे हम, प्रॉम्प्ट का यूज किया जाता है। अलर्ट का यूज आप कभी करोगे जब आपको वार्निंग मैसेज देना है, ग्रीटिंग मैसेज देना है, कोई मैसेज शो कराना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तब आप अलर्ट का यूज करोगे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है आपका जावास्क्रिप्ट इज अ, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपकी कैसी लैंग्वेज है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, इसका सही आंसर ऑब्जेक्ट बेस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ कोड, एक्स की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इन्होंने, क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट ले रखी है, एक्स एक वेरिएबल और एक्स की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने 10 विद ऑब्जेक्ट अलर्ट वाई, लेकिन प्रिंट किसको करा रखा है? वाई को, और वाई की वैल्यू क्या है 1 है। तो आपको कुछ नहीं देखना, ये देखा करो प्रिंट किसको कराया, तो प्रिंट किसको कराया है? वाई को। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कंडीशनल एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन, कंडीशनल एक्सप्रेशन को और क्या बोलते हैं? इमीडिएट इफ भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। ए ब्लॉक ऑफ जेएस स्टेटमेंट, एक ब्लॉक का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट जिसके अंदर हो, एक अकेली स्टेटमेंट कभी भी ब्लॉक में नहीं काउंट होती। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडीशनल ब्लॉक को भी आप ब्लॉक बोल सकते हो, ब्लॉक दैट कंबाइन मल्टीपल स्टेटमेंट। तो दोनों ही आपकी ठीक हो जाएगी, ए और बी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद फंक्शन एंड वेर आर नोन एज, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं तो हम ये दोनों कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इनको आप और क्या बोल सकते हो? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी आप इनको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आउटपुट पूछ रखी है, काउंट की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो क्या 0 लेस देन है 10 से? बिल्कुल है। कहाँ तक चलेगा ये? 9 तक चलेगा। यहाँ पे मतलब कि इनके यहाँ पे काउंट प्लस 1 1, तो यहाँ पे क्या है? ये 10 रहेगा। क्या 10 छोटा है 10 से? नहीं। तो ये कहाँ तक चलेगा? काउंट की वैल्यू आपकी 9 तक चलेगी। क्यों? क्योंकि 9 छोटा है 10 से। बट क्या 10 छोटा है 10 से? नहीं। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी? काउंट की वैल्यू क्या है? 0, और कहाँ तक चलेगी? 9 तक। तो देखते हैं अभी इसने पूछ क्या रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगला हम बढ़ते हैं, काउंट प्लस प्लस कर रखा है, तो यहाँ पे पूछ रखी है वैल्यू कंसोल डॉट काउंट। तो काउंट की वैल्यू इन्होंने प्रिंट करा रखी है, तो 0 से 9 तक की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगला भी यहाँ पे ऐसा ही है, x की वैल्यू क्या है? 8 है। और क्या x बराबर यहाँ पे डबल इक्वल का यूज कर रखा है, तो डबल इक्वल क्या चेक करेगा? 8 बराबर है डबल इक्वल, ये दोनों क्या करता है? सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, टाइप को चेक नहीं करेगा। हालांकि टाइप दोनों का सेम है। अगर तो ये क्या है? सेम है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? x, और x की वैल्यू क्या है? 8 है। तो ये दोनों आपके क्या है? इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो ये इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। एल्स वाला पार्ट चलता है आपका, कब चलेगा एल्स वाला पार्ट? जब आपकी कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन में भी आउटपुट पूछ रखी है, आउटपुट ऑफ कोड। यहाँ पे वैर ग्रेड सी दे रखा है, और यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी है। सी की वैल्यू क्या है? 8 है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट इन्होंने प्रिंट करा रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। तो देख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ कोड। तो आउटपुट यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, z की 0 है। तो क्या x बराबर x क्या है? 3, y क्या है आपका 2। क्या 2 3 बराबर 2 है? नहीं है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फिर अगली कंडीशन चेक करेगा, y की वैल्यू क्या है? 2, और x की वैल्यू क्या है? 3। क्या 2 बराबर है 3? नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई। तो पहली भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स। जब सारी फॉल्स हो जाती है तब हमारा एल्स पार्ट चलता है, और एल्स में क्या प्रिंट करा रखा है? z, और z की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ वेरिएबल नेम्स आर द सेम विच वन टेक प्रीसिडेंस। वेरिएबल्स का नाम आपके सेम है, किसके? 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक लोकल होते हैं, ग्लोबल होते हैं। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड यूज किया मैंने, हेलो नाम का फंक्शन बना दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया h नाम का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर आपने कुछ भी यहाँ पे h इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे हेलो किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पे h को ही प्रिंट करा लिया। और एक मैंने h बाहर ले रखा है, और इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वर्ल्ड की। और इस फंक्शन से बाहर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किसको प्रिंट करा दिया? h को। तो ये पूछना चाहता है प्रीसीडेंस, मतलब पहले कौन एग्जीक्यूट होता है। तो प्रीसीडेंस जो हाई होगी वो आपकी लोकल की होगी। लोकल कौन से होते हैं? जो फंक्शन के अंदर होंगे वो लोकल, और जो फंक्शन से बाहर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ग्लोबल। और ग्लोबल कब तक चलेंगे? पूरे प्रोग्राम में इनका फ्लो रहता है। बट आपके जो लोकल वेरिएबल है, जहां तक ये फंक्शन है वहीं तक इनकी लाइफ है। जैसे ही कंट्रोल फंक्शन से बाहर आता है, लोकल वैल्यू वेरिएबल जितने भी होंगे वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय किए जाते हैं आपके।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वेरिएबल इज वोलाटाइल। वोलाटाइल यहाँ पे पूछा गया कौन सा है, तो म्यूटेबल का मतलब होता है जिनको आप चेंज कर सकते हो, तो वो क्या होते हैं आपके वोलाटाइल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजी है बट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच नंबर ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न द नंबर्स वैल्यू। नंबर्स वैल्यू कौन देगा आपको, तो वैल्यू ऑफ एक फंक्शन होता है जो आपको क्या करेगा, नंबर ऑब्जेक्ट फंक्शन एज अ नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला है, इन जीएस एक्स डबल इक्वल वाई। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर देख रहा है ये है या नहीं है, तो वैल्यू इक्वालिटी ओनली। वैल्यू और टाइप किसमें चेक होता है, जब ट्रिपल इक्वल आप यूज करोगे वहां पे। यहाँ पे डबल इक्वल है तो सिर्फ वैल्यू आपकी चेक होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ द कोड। स्ट्रिंग 1 में 40 है और वैल्यू यूनिट में क्या है आपकी 50 है, तो स्ट्रिंग 1 प्लस वैल्यू तो कनकैट कर देगा 40 50, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट विल बी यूज फॉर कॉलिंग फंक्शन डेफिनेशन एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे जब आप कॉलिंग फंक्शन डेफिनेशन एक्सप्रेशन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन लिटरल बोला जाता है। कई बार आप फंक्शन का नाम नहीं लेते, सीधा ही फंक्शन कीवर्ड यूज कर देते हैं हम। जैसे मैंने सीधा ही फंक्शन कीवर्ड यूज कर दिया, मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम नहीं दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन लिटरल इसको बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, विच स्टेटमेंट इज सुटेबल टू चेक इफ द पैटर्न मैच विद द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ मैच हो रहा है या नहीं, तो कौन सा एक्सप्रेशन या पैटर्न हम यूज करेंगे, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, पैटर्न का। वो हम चेक करेंगे, अलग अलग तरह के पैटर्न हम यूज करते हैं इसके अंदर, डिपेंड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चरल पैटर्न ऑफ एंगुलर जीएस। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कौन सा आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज किया जाता है एंगुलर जीएस के अंदर। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके अंदर एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है, जिनमें से एंगुलर जीएस आपकी एक है। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्रिएटेड थ्रू एंगुलर जीएस फंक्शन इज कॉल्ड। जो एंगुलर जीएस के अंदर मॉड्यूल क्रिएट किए जाते हैं उनको और आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएटेड थ्रू एंगुलर जेएस फंक्शन, उनको क्या बोला जाएगा, एंगुलर मॉड्यूल बोला जाएगा, जो भी आप एंगुलर जेएस के थ्रू क्रिएट करोगे। अगला है, विच परफेक्ट फॉर एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस किसके लिए परफेक्ट है, जब आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तब आप किसका यूज कर सकते हो, एंगुलर जेएस का आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शनैलिटी ऑफ एंगुलर जेएस एंगुलर कंट्रोलर इज यूज। कंट्रोलर की जरूरत कब पड़ती है, एंगुलर कंट्रोलर इज यूज फॉर कंट्रोलिंग डेटा। मीन्स आपको मेंटेन करना है, डेटा को अपडेट वगैरह करना है, तब आप किसका यूज करोगे, कंट्रोलर का यूज करोगे। डिस्प्ले कराने के लिए हम व्यू का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, कंट्रोलिंग के लिए। अगला है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द एप्लीकेशन डेटा इन एंगुलर जेएस। बाइंड एप्लीकेशन डेटा एंगुलर जेएस के साथ, तो बाइंडिंग का काम हमारी कौन सी डायरेक्टिव करती है, एनजी बाइंड डायरेक्टिव करेगी। अगला है, एंगुलर जेएस सपोर्ट किस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, एंगुलर जेएस किस को कौन कम्युनिटी सपोर्ट करती है, तो गूगल इसको सपोर्ट करती है। एंगुलर जेएस कैसा है आपका, फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब आपको साथ में क्या मिलता है, सोर्स कोड भी साथ में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस इज विच टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। कैसा फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस आपका, जावास्क्रिप्ट का। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही आपका एंगुलर जेएस बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, द सिंटैक्स टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस। अगर आपको एंगुलर जेएस के अंदर क्या क्रिएट करना है, मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाहर मॉड्यूल का नाम, जैसे कोई वेरिएबल ले लोगे, मॉड्यूल का नाम, फिर उसके बाद जो भी आप ऐप क्रिएट कर रही हो उसका नाम, और यहाँ पे आप क्या दिखाते हो, फंक्शन डिपेंडेंसी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये फंक्शन डिपेंडेंसी, अगर कोई मॉड्यूल आपका डिपेंड करता है तो ब्रैकेट के अंदर आप उसको लिख सकते हो। अगला है, विच इज यूज टू कॉल अ जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड, अगर आपको कोड कॉल करना है तो हम फंक्शन मेथड, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो अगर आपको ये कॉल करने हैं तो। अगला क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ng हाइफन x हाइफन और डेटा हाइफन का यूज कर सकते हैं डायरेक्टिव के लिए, बट मोस्टली आपने ng हाइफन को ही देखा होगा, बट ये तीनों हम यूज कर सकते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द सिंटैक्स फॉर राइटिंग एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन।
एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन अगर आपको लिखने हैं, क्वेश्चन आ चुका है, हम किसका यूज करते हैं, डबल करली ब्रैकेट ओपन और बंद। उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज विच स्कोपिंग टाइप, कौन से स्कोप को यूज करता है, तो ये लेक्सिकल स्कोप को यूज करता है आपका जावास्क्रिप्ट। अगला एंगुलर जेएस को किसने डेवलप किया था, तो मिस्को हैवरी ने किया था। कब किया था, 2009 के अंदर किया था। अभी करंट कौन मेंटेन कर रहा है इसको, गूगल मेंटेन कर रहा है। किस लिए, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है तो। अगला एनजी ऐप डायरेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। ऐप एनजी ऐप का यूज करते हैं अगर आपको कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो। एंगुलर जेएस किसका यूज करता है, अलग अलग डायरेक्टिव का यूज करता है। तो थोड़ा सा उन डायरेक्टिव के बारे में यहाँ पे है। एनजी ऐप का यूज कब करेंगे, इनिशियलाइज के लिए, मतलब एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए। INIT इसको इनिशियलाइज डायरेक्टिव बोलते हैं। जब भी आपको वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है डेटा को, तो आप इसका यूज करोगे। मॉडल का यूज कब करोगे, जब आपको बाइंड करनी है HTML कंट्रोल को एप्लीकेशन डेटा के साथ या एंगुलर जेएस के साथ, तब आप एनजी मॉडल का यूज करोगे। एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या है, इट एक्सटेंड HTML विद डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो आप, एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिस्को हैवरी ने इसको डेवलप किया था 2009 के अंदर, और अभी इसको कौन मेंटेन कर रहा है, गूगल मेंटेन कर रहा है। अगर आपको एंगुलर जेएस यूज करनी है तो किसका यूज किया जाता है, स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। और स्क्रिप्ट टैग आपका कहाँ पे यूज होगा, हेड के अंदर आप यूज करोगे। एंगुलर एक्सप्रेशन आपके किस में लिखे जाते हैं, करली डबल करली ब्रैकेट के अंदर। और इसकी जगह पे आप और कौन सी डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो, एनजी बाइंड का। या तो आप एक्सप्रेशन का यूज कर लो या फिर आप एनजी बाइंड का यूज कर लो, दोनों का सेम ही आउटपुट आएगी। उसके बाद मॉड्यूल क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइन एप्लीकेशन को डिफाइन करने के लिए मॉड्यूल का यूज किया जाता है। अगर आपको मॉड्यूल क्रिएट करने हैं तो एंगुलर डॉट मॉड्यूल करके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोलर आर एडिड यूजिंग एनजी कंट्रोलर। अगर आपको मॉड्यूल के अंदर कंट्रोलर को ऐड करने हैं तो कौन सी डायरेक्टिव के थ्रू हम ऐड करेंगे, एनजी कंट्रोलर के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। और एंगुलर जेएस में सारा काम किसके ऊपर किया जाता है, मॉड्यूल के ऊपर किया जाता है। अगला है एंगुलर जेएस स्कोप। स्कोप क्या होता है, एक्ट एज बाइंडिंग बिटवीन HTML और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट और HTML के अंदर बाइंडिंग का काम कौन करता है, स्कोप करता है। स्कोप इज एक्सेसिबल इन बोथ व्यू और कंट्रोलर, दोनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्कोप को यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और स्कोप में क्या वैल्यू कैसे पास करोगे, डॉलर स्कोप एक वेरिएबल होता है, इसके थ्रू आप व्यू और कंट्रोलर में क्या कर सकते हो, वैल्यू पास कर सकते हो। तो एक ये छोटे से क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए। अगला है एंगुलर जेएस फिल्टर ट्रांसफॉर्म डेटा लाइक। तो ये सारे के सारे फिल्टर हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिल्टर है, इनमें से कौन सा फिल्टर नहीं है। तो फिल्टर आपके ये सारे मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे करेंसी, डेट फिल्टर, लोअर केस, नंबर, ऑर्डर बाय, अपर केस। सिर्फ यही एंगुलर जेएस में फिल्टर है, इसके अलावा कोई भी फिल्टर नहीं है। अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि ये फिल्टर आपका नहीं है। जैसे करेंसी का यूज फॉर्मेट है, नंबर ऑफ करेंसी फॉर्मेट। करेंसी का फॉर्मेट अगर करना है तो करेंसी का यूज किया जाता है। डेट का लिए डेट का फिल्टर, सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ आइटम फ्रॉम एन एरे, तो ये फिल्टर से रिलेटेड थी। लोअर केस के लिए लोअर केस का, नंबर के लिए नंबर का, नंबर टू स्ट्रिंग में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो नंबर का यूज किया जाता है। ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो ऑर्डर बाय का यूज किया जाता है। अगर आपको स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस फॉर्मेट आपका यूज किया जाता है। तो ये सारे फिल्टर थे, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा देती हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था इंट्रानेट और इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड जो हम यूज कर रहे हैं, पब्लिकली जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है, आपका इंटरनेट है। तो जो इंटरनेट है उसकी एक्सेस क्या होती है, पब्लिकली आप कर सकते हो। इंट्रानेट क्या होता है, आपका प्राइवेट होता है। जैसे मैंने अपने घर पे अगर इंटरनेट लगाया है तो वो मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज करूंगी, तो वो क्या है, आपका इंट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, सेमी प्राइवेट होता है आपका। इसमें क्या है, जैसे मेरी दो कंपनी है, एक मेरी
यहाँ पे है, एक मेरी 10 किलोमीटर दूर है, उन दोनों में मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी सेम कराना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मैं किसका यूज़ कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा नेट का यूज़ कर सकती हूँ। इंटरनेट को हर कोई यूज़ कर सकता है, इंटरनेट को वही मेंबर यूज़ करोगे जिनके पास उनका पासवर्ड है। जैसे आपके घर में आपने वाईफाई यूज़ कर रखा है तो वो क्या है, आपका इंटरनेट है, प्राइवेट होता है, इसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फर्म, जो उसके साथ क्लोजली रिलेटेड है कंपनी के साथ, सिर्फ वही उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में होती है, इसमें क्या होती है, प्रोपैरिटी होती है, मतलब कुछ टाइम बाद आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ऐसे सीधे ही आप उसको नहीं देख सकते। शेयर्ड इन क्लोजली ट्रस्टेड हेल्ड सर्कल, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हो जिसके आप ऊपर आप क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। तो इंटरनेट क्या है, प्राइवेट है, इंटरनेट क्या है आपका, पब्लिक है, और एक्स्ट्रानेट सेमी प्राइवेट है, मतलब कुछ पब्लिकली भी आप यूज कर सकते हो, प्राइवेट, दोनों का मिक्सचर आपका क्या है, एक्स्ट्रानेट है। और एक होता है आपका डेफर। ये दोनों किसके एट्रीब्यूट है आपके, ये है आपके जावास्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो ना आप, उसके एट्रीब्यूट है। इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है बुलियन में। बुलियन का मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहले आपका क्या था, ये दोनों एट्रीब्यूट यूज नहीं करे जाते थे। जब तक ये दोनों एट्रीब्यूट यूज नहीं होते थे, सपोज करो आपका ये HTML का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट कंटेंट यूज कर रखा है, बीच में आपने क्या कर रखी है, स्क्रिप्ट यूज कर रखी है, उसके बाद फिर क्या है आपका HTML डॉक्यूमेंट है, कंटेंट है। तो जैसे ही ये पार्सिंग स्टार्ट होती है, पार्सिंग का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन इनकी स्टार्ट करता है कौन, ब्राउजर। जब इनकी पार्सिंग स्टार्ट होती है तो इतना तो इजीली पार्सिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये किस में है आपका, HTML में, इतना किस में है, ये स्क्रिप्ट में, और नीचे फिर कौन है आपका, HTML कंटेंट है, इतना तो इजीली पार्सिंग हो जाएगी। बट जैसे ही ब्राउजर को स्क्रिप्ट दिखेगी, HTML कंटेंट की पार्सिंग ये वहीं पे स्टॉप कर देगा और नेटवर्क से क्या करेगा, फिर इस स्क्रिप्ट को फैच करना स्टार्ट करेगा। जब तक ये स्क्रिप्ट पूरी नेटवर्क से फैच होके नहीं आती और इसकी पार्सिंग कंप्लीट नहीं होती, तब तक ये वाला कंटेंट आपका क्या होगा, पार्स नहीं होगा। अगर पार्स नहीं होगा तो इसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी। पहले पार्सिंग होती है, उसके बाद वो स्क्रीन पे हमें विजिबल होता है। तो जब तक हमने ये दोनों एट्रीब्यूट नहीं आए थे तो आपकी जो स्पीड थी एक्सेस की वो क्या थी, बहुत स्लो हो गई थी। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्क्रिप्ट आपकी एनकाउंटर होती थी, ब्राउजर को दिख जाती थी, वो नेटवर्क से उसको फैच करना स्टार्ट कर देता था, और जब तक वो फैच नहीं होती और पार्स नहीं होती तब तक वो HTML कंटेंट को आगे पार्सिंग करता ही नहीं था, जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया, ये दो एट्रीब्यूट को लेके आए गए, एक आपका एसिंक और दूसरा आपका डेफर। अगर आपने डेफर एट्रीब्यूट यूज किया है तो जैसे ये आपका HTML कंटेंट है, ये आपका स्क्रिप्ट है, उसके बाद फिर आपका HTML कंटेंट है, तो ये वाला पार्स हो जाएगा, स्क्रिप्ट आपकी पार्स हो जाएगी और ये HTML भी आपका पार्स हो जाएगा। बट ये आपकी एग्जीक्यूट कब होगी, जब आपका पूरा का पूरा HTML कंटेंट क्या होगा, कंप्लीटली पार्स हो जाएगा, शो हो जाएगा। डेफर में क्या होगा, कंप्लीट पार्सिंग होती है पहले HTML की, उसके बाद आपके स्क्रिप्ट की पार्सिंग होगी, पहले नहीं होती। बट एसिंक में क्या होगा, इसमें आपका HTML कंटेंट भी पार्स होगा, प्लस अगर जैसे ही स्क्रिप्ट दिखेगी, स्क्रिप्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, पार्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें साथ साथ में होती है एसिंक्रोनसली, इसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट भी क्या होगी, पार्सिंग होगी। तो इन दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है, वो पहले HTML कंटेंट को पार्स करता है और एसिंक में दोनों आपके पैरेलली चल जाते हैं। तो ये सिर्फ यही फर्क होता है इन दोनों के बीच में, डेफर में और एसिंक में। अगर पेपर में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, एसिंक पैरेलली करता है और आपका डेफर पहले HTML को करेगा, उसके बाद वो किसको करेगा, स्क्रिप्ट को करेगा। और ये दोनों के दोनों किस में यूज होते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं, और दोनों का जो ऑर्डर होगा एक्सेस का, स्क्रिप्ट का, पार्सिंग का, वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे 1 2 3 होगा तो 1 2 3 ही होगा दोनों में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर,
तो उसको ध्यान से पढ़ो, 2 से 3 बार आपको उसको पढ़ना है। ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करो। अगर मैच इट में आए हैं, सपोज करो मैच इट में आए हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं आपके, तो आप उनमें से क्या करो, एक आता है तो ऑप्शन में देखो वो किसके अंदर है। अगर आपको 2 भी आते होंगे ना तो भी आपकी बात बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा सा पेशेंस से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही उनको टिक करना है। आपकी बार तो 10 सेकंड का टाइम बाउंड है, तो इतना टाइम बाउंड भी नहीं है। बट मैं यही सजेशन दूंगी आपको, साथ के साथ क्वेश्चन करते हुए चले आगे। ये ना सोचे कि हम लास्ट में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूल भी जाते हैं और कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं बचता। तो साथ के साथ उसको कंप्लीट करते हुए आपको चलना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।